टाइम्स के सभी दर्शकों का खबरों का पंचनामा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यूनियन बजट की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का दूसरा बजट अब कुछ ही समय में संसद में आने वाला है। कोरोना त्रासदी के बाद यह बजट इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सरकार कैसे आम लोगों के जीवन को पटरी पर ला पाएगी, जिन लोगों की नौकरी गई उनको कैसे रिलीफ देगी, किस तरह से मिडिल क्लास लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आएगा जिससे वो इकोनॉमी रिवाइव होने में मदद कर सकें। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। पहले हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री गोपाल कृष्ण अग्रवाल और economictimes.com के एडिटर दीपक अजवानी। गोपाल जी, मैं आपके साथ स्टार्ट करना चाहूंगा। इस बार बहुत इंपॉर्टेंट बजट है क्योंकि कोरोना त्रासदी के बाद पहला बजट आ रहा है। एक आम आदमी क्या एक्सपेक्ट कर रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इकोनॉमिक पैरामीटर्स, इंडिकेटर्स अभी आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि सारे पैरामीटर्स काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रोथ की तरफ हैं। आप आरबीआई की रिपोर्ट देख लीजिए, आईएमएफ की रिपोर्ट देख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की मंथली मॉनिटर रिपोर्ट देख लीजिए, पीएमआई डेटा, आईआईपी डेटा, एफडीआई और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, इन सब के कारण जो ग्रोथ है वह आने वाले समय में अच्छी एक्सपेक्टेड है। और इस स्ट्रॉन्ग बेस पे यह बजट अपने आप में एक ड्रीम बजट के रूप में महत्वपूर्ण आगे बढ़ने के लिए रोड मैप तैयार करेगा। यह बहुत आवश्यक इसलिए भी है कि इस बजट में सबसे बड़ी बात है, वित्त मंत्री जी ने काफ़ी सेक्टोरल लोगों से बात की है, हम लोगों ने भी पार्टी की तरफ से भी काफ़ी प्रदेश के लेवल पे, सेंटर के लेवल पे बात की है। जो सेक्टर्स आत्मनिर्भर भारत कैंपेन में कुछ सेगमेंट्स हैं जिनके पूरी तरह से उनको इस कोविड की त्रासदी से निकलने में कुछ सहायता की ज़रूरत है, उन सेक्टर्स को हम लोगों ने अच्छी तरह से आइडेंटिफाई किया। और मुझे लगता है कि यह बजट उन सेक्टर्स को, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, न्यू मिडिल क्लास हो, चाहे डिसइन्वेस्टमेंट को लेके, ऐसे एरियाज को लेके यह बजट एमएसएमई के लिए कई तरह के नए प्रावधान लेके एक इकोनॉमी की जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसको तेजी से आगे लेके आने वाले समय में 2021 में जैसा एक्सपेक्टेड है कि वी शेप रिकवरी के बाद इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी की तरफ बढ़े, तो उसके लिए एक बेस तैयार करेगा ये बजट। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या होना चाहिए बजट में कि जो इकोनॉमी को, स्पेशली इस समय जब कोरोना के बाद हम सभी रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी क्या चीज होनी चाहिए जो ज्यादा इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है होप। पहली चीज़ बजट को ये करनी चाहिए कि वो होप दे उपभोक्ता को, कंज्यूमर्स को, ताकि वो थोड़ा दिल खोल के अब खर्चा करना शुरू करे। हुआ ये है कि कंज्यूमर घर पे बैठा है 8-9 महीने से, उसने बहुत सारी चीज़ों पे कटौती कर ली है। कुछ लोगों ने कटौती इसलिए भी कर ली थी कि भाई शायद मेरी नौकरी चली जाए, और कुछ लोगों की गई भी। काफ़ी सेक्टर्स में काफ़ी छोटे जो स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज थी, उनकी तो लिटरली फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई थी। तो कंजम्पशन और जो डिमांड लेड इकोनॉमी है उस पर बहुत बड़ा धक्का लगा था। सो अगर सबसे पहले अगर मैं कहूँ तो पहले एक होप दे कि नहीं, अब जो होने वाला है वो बहुत कुछ अच्छा और ठीक ठाक होने वाला है, जिससे कॉन्फिडेंस आदमी के दिल में आए कि हाँ भाई, अब हमारी जॉब सेफ है या इकोनॉमी ठीक डायरेक्शन में जा रही है, जिससे हम खरीदारी करना शुरू करें। गोपाल जी, जो जॉब लॉस हुआ है उसके लिए गवर्नमेंट का क्या रोड मैप है? देखिए, दो तरीके से जॉब लॉस के एरिया को हम लोग देखते हैं। एक तो प्री कोविड लेवल की अगर आप देखें तो यह जो मोबिलिटी है वो डेटा 87% प्री कोविड लेवल पे आ गया है। इसका मतलब कि एम्प्लॉयमेंट और में जो मोबिलिटी है, जो एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग चले गए थे अपने अपने माइग्रेशन लेबर्स वगैरह, वह ऑलमोस्ट 90% के करीब वापस आ गए हैं। दूसरा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी प्री कोविड लेवल पे आ गया है, तो वह वापस नौकरियों के लिए आ गए, काम करने के लिए लौट गए। अब उनके लिए एम्प्लॉयमेंट, कुछ सेक्टर्स के, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के एम्प्लॉयमेंट वगैरह में जो प्रॉब्लम्स आई है, उनको जॉब लॉसेस हुए हैं, उसमें सरकार का एक फोकस है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो अगर आत्मनिर्भर भारत के आप वेरियस स्कीम्स को देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव आ रहा है
एक तो रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी में फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन सरकार बहुत तेजी से इनिशिएटिव ले रही है कि रूरल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का और इनकम जनरेशन का एक व्हीकल ये बने। दूसरा, ये रेडी वाले पटरी वाले जिन लोगों का बहुत ज़्यादा अनऑर्गेनाइज इसमें कोविड में त्रासदी में उनको बहुत नुकसान हुआ, उनको 50,000 तक के जो लोन है और अलग अलग लोन सरकार ने काफ़ी ज़्यादा दिए हैं और 3.5 लाख करोड़ के लगभग लोन उसमें प्रोवाइड किए हैं। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हमारा बड़ा फोकस रहेगा। आने वाले समय में 3-4 मेजर पॉलिसी सरकार लेके आ रही है जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत स्ट्रांग ग्रोथ के लिए प्रोपेल करेगी। तो जो आप एक चीज मैं ये भी कहूंगा कि दिस इज द 1991 मोमेंट इन अ वे, जो मनमोहन सिंह रिफॉर्म्स लाए थे 1991 में और उसने पूरे देश की दिशा बदल दी थी। दिस इज पॉसिबली दैट मोमेंट फॉर निर्मला सीतारमन एंड मोदी ऑल्सो, कि अब, और वो कहती भी हैं कि ये वंस इन अ सेंचुरी वाला बजट जैसे कभी नहीं हुआ होगा वैसा देंगे, और गोपाल जी भी उस बात को कह रहे हैं कि ये एक ऐसा मौका है जब आप पूरे देश की आर्थिक स्थिति की दिशा ही बदल दोगे। तो ये वो मौका है, अब अपॉर्चुनिटी है इनके। आपके पास वैसे भी हमेशा मैंडेट था, बहुत बड़ा मैंडेट था, वोट बेस था, सब था। अब आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे आपका जो $5 ट्रिलियन ड्रीम था वो अचीव हो। कुछ इतने बड़े स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप ला सकते हैं। आपने फार्म लॉज लाए हैं और आज भी उस पर अड़े रहे हैं, तो आपके पास आज वो मैंडेट है और अपॉर्चुनिटी भी है जो आप कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हुई है इज द फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बाय डिफॉल्ट, एंड आई विल गिव यू एन एग्जांपल। हर रोज बॉम्बे और गुजरात में जब ट्रेड होता था, खास करके हीरे के व्यापारियों का और बहुत सारे व्यापारियों का, वो होता था आंगड़िए के थ्रू। कैश में पैसा यहाँ से गया और कैश में पैसा वहां से आया। जब कोविड हुआ तो ट्रेनें बंद हुई, ये सारे रास्ते बंद हो गए। बाय डिफॉल्ट द मनी दैट यूज्ड टू कम थ्रू इलीगल चैनल्स और आई वुड से हवाला चैनल्स स्टार्टेड कमिंग टू द लीगल रूट, कि टैक्स भर दो, डिक्लेयर कर दो, पर पैसा तो आदान प्रदान करने दो। कौन रात भर बैठ के अपने हाथ में या छुपा के पैसे बॉम्बे से सूरत जाएगा। धीरे धीरे सब लोग ऑनलाइन ई कॉमर्स की तरफ बढ़े, तो उससे क्या हुआ, उससे फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी बढ़ गई। आप अगर रास्ते से खरीदते थे या कोई ऐसे स्टोर से खरीदते थे जहां आप बिना कपड़े खरीदते थे, अब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो। बाय फोर्स गांव गांव तक ऑनलाइन शॉपिंग हो गई। उससे क्या हुआ, आपकी इकोनॉमी फॉर्मलाइज हो गई। जीएसटी बिल भरा हुआ सामान आपने खरीदा, उससे सरकार की जीएसटी इनकम बढ़ गई। तो वो सरकार के लिए बहुत फायदा हुआ। अब आप देखिए जीएसटी का 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार हुआ कैसे, इन छोटी छोटी चीजों से जो बाय डिफॉल्ट हो गई, फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। और जैसे गोपाल जी कह रहे हैं कि जब सारे इंडिकेटर्स अब आपको बता रहे हैं कि अब गाड़ी ट्रैक पे आ गई है, एक चीज होगी जो सबने प्रेडिक्ट भी किया है कि अगले साल तो हमारा ग्रोथ डबल डिजिट में होगा ही। ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो बिकॉज ऑफ बेस इफेक्ट। पहले क्वार्टर में इस बार आपकी -24 रिवर्स गियर में गाड़ी गई है, तो अब आप -24 से जब भी गिनेंगे आगे तो आगे बेस इफेक्ट से आपका पॉजिटिव ही जाएगा, बट उससे पॉजिटिव सेंटिमेंट आएगा और आपकी फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से और आपकी खुद की आर्थिक स्थिति अगर ठीक हो गई, जो कि दिखती हुई जा रही है, एटलीस्ट जो जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स सोर्सेज इनकम से है, तो ये सरकार को कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं अब खर्चा करूं जो इंफ्रास्ट्रक्चर में जरूरी है, जो बहुत सारी स्कीमों में जरूरी है, जो इन्होंने ऐलान कुछ अच्छा। लेकिन दीपक, एक चीज बहुत बड़ी इस कोविड के टाइम में हमें देखने को मिली कि जो एक टैक्स पेयर है जिसने पूरी जिंदगी 10 साल टैक्स दिया, लेकिन जब कोविड आया तो जब सोशल सिक्योरिटी की बात हुई तो हम सरकार की तरफ से सोशल सिक्योरिटी के नाम पे कुछ भी नहीं था। आपको क्या, आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं टैक्स पेयर भी हूं, तो मैं तो यही इल्तिजा करूंगा कि जो 3 करोड़ या 4 करोड़ जो टैक्स भरते हैं और 6-7 करोड़ लोग जो इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करते हैं, और 130 करोड़ में से ये सिर्फ यही लोग हैं, अगर डायरेक्ट टैक्स के मामले में कहा जाए, अगर यही कंट्रीब्यूट करेंगे तो शायद इनके लिए अब वो टाइम आ गया है कि यू गिव देम सम रिलीफ सो दैट दे स्पेंड अगेन बैक इनटू द इकोनॉमी। गोपाल जी, ये एक सवाल बहुत इस दौरान हुआ, ये डिस्कशन बहुत हुआ कि इस देश में जब कोरोना का लॉकडाउन हुआ तो टैक्स पेयर को सरकार ने ये रिलीफ दिया या उसको ये हेल्प किया, लेकिन हमारे देश में टैक्स पेयर्स के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो सबसे बड़ा पीड़ित वर्ग रहा कि जिसने 10 साल टैक्स पे किया, जब बुरा समय आया, उसकी जॉब गई, तो सरकार ने सोशल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं किया। देखिए, यह बात सामने काफी आई है
और मैं वित्त मंत्री जी जब पार्टी में आई थी 2-3 घंटे हम लोगों का काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुआ और स्टेट लेवल से भी हमने सजेशंस लिए थे अलग अलग संगठनों के अपने, तो उसमें यह बात निकल के आई और हमने वित्त मंत्री जी को पार्टी की तरफ से एक महत्वपूर्ण यह बात उनके सामने रखी है कि जो मिडिल क्लास है और नियो मिडिल क्लास है, जो लोअर स्पेक्ट्रम का पिरामिड का लोअर स्पेक्ट्रम के जो लोग होते हैं उनको तो आत्मनिर्भर भारत में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में बहुत सारी योजनाएं हैं, जो 1,72,000 करोड़ की पूरी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का काम हुआ और भी सारी योजनाओं में हुआ। और जो बिजनेस कम्युनिटी है, हायर इंडस्ट्रीज है, उनको आरबीआई ने क्रेडिट के द्वारा काफी सपोर्ट दिया, मॉरेटोरियम दिया, इंटरेस्ट रेट का भी मॉरेटोरियम दिया। जो मिडिल क्लास है और उसमें सेक्टर्स में कुछ और करने की जरूरत है। तो यह बात वित्त मंत्री जी के सामने काफी स्ट्रांगली कहा गया है, चाहे उसको कंजम्पशन बेस्ड, एक दीपक जी ने और आपने भी कहा कि कंजम्पशन डिमांड इकोनॉमी में होगा तो इन्वेस्टमेंट आएगा, मैन्युफैक्चरिंग आएगी, वो सब है। तो कंजम्पशन बेस्ड इंसेंटिव कुछ सरकार लेके आए। सजेशन है, सरकार कैसे मानती है ये बात हम उनके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन मिडिल क्लास, नियो मिडिल क्लास को चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, चाहे और किसी तरह का सेविंग्स की लिमिट भी, पीछे जैसे सेविंग्स में क्या हुआ, आइटम्स तो बढ़े लेकिन लिमिट 1.5 लाख की रही, तो उसको बढ़ा सकते हैं, कंजम्पशन बेस्ड इंसेंटिवाइज कर सकते हैं, इस तरह का कुछ। लेकिन गोपाल जी, जहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की बात चल रही है, वहीं पे एक नए कोविड टैक्स की भी बात चल रही है। किस पे ज्यादा क्या ज्यादा टैक्सेशन को बढ़ाने का मुझे बहुत ज्यादा कोई स्कोप लग नहीं रहा। अब एक दूसरी बात यह है कि देखिए, ज्यादातर इकोनॉमिस्ट ने सरकार को हमें यह सजेशन दिए कि इन्वेस्टमेंट जो है सरकार का वह कंटिन्यू रहे, क्योंकि वही इकोनॉमी को रिवाइव कर रहा है। तो आप नवंबर की एक फिगर में आपके सामने बताऊंगा, 248% सरकार ने गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नवंबर में बढ़ाया है और एक्सपेक्टेड है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो लगभग 6% को भी क्रॉस कर जाएगा। तो भी, और बोरोइंग लगभग 87% ऑलरेडी जीडीपी की क्रॉस हो गई। उस सबको भी ध्यान में रखते हुए भी सरकार ने रिसोर्स क्रंच को नहीं माना है, स्टेट बोरोइंग को भी वो किया है, ओपन किया है, सेंटर भी बोरोइंग कर रहा है, फिस्कल डेफिसिट के कंस्ट्रेंट को भी नहीं मान रहा है, लेकिन एक्सपेंडिचर हम कंटिन्यू रहेंगे। और इसमें आरबीआई का भी काफ़ी सहयोग सरकार के साथ रहा है कि फिस्कल पैरामीटर्स जो बहुत महत्वपूर्ण जो होते हैं कई तरह इकोनॉमी के, उनको एक बार आप होल्ड पे रख लीजिए, फिस्कल डेफिसिट, बोरोइंग एक्सेट्रा, स्टेट बोरोइंग एक्सेट्रा, और टैक्स को बल और उसमें इन्वेस्टमेंट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कंटिन्यू करेंगे तो बायोंसी आ रही है। आप देखिए ना, जीएसटी 3 महीने के जो कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ से ऊपर है, अपने आप में ये महत्वपूर्ण है। 1,15,000 करोड़ का जीएसटी कलेक्शन है। तो हमारा जो पॉलिसी है टैक्स को कम करके रखना और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ा के कंप्लायंस को बढ़ाना, और ऑनलाइन, जैसे जीएसटी में तो ऑनलाइन हो ही गया, वर्चुअल ई असेसमेंट का भी पूरी तरह से पुश कर रहे हैं ताकि टैक्स कंप्लायंस बढ़े, उससे टैक्स बढ़े, ना कि टैक्स रेट से। कॉर्पोरेट टैक्स हमने कम किया, डायरेक्ट टैक्स में भी पिछले साल के इनिशिएटिव में तो 9.5 लाख तक आप बिना टैक्स पे इंडिविजुअल छूट सकता है। लेकिन गोपाल जी, जो पिछले साल का जो टैक्स का जो नया रिजीम आया था वो इतना कंफ्यूजिंग था कि कोई उसका बेनिफिट नहीं ले पाया। आप किसी से भी पूछें तो वो बड़ी एम्बिग्विटी रही। ऐसी स्कीम लाने से क्या फायदा हुआ, या ऐसी योजना बनाने से क्या फायदा हुआ जो आप उसे एक्सप्लेन ही ना कर पाओ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने ऑप्शन भी रखा था, अगर किसी को लगता है कि मुझे नए स्कीम में फायदा है तो नए में जाए, नहीं तो पुराने में नहीं, वो तो है, लेकिन एम्बिग्विटी आज भी है। मेरे ख्याल से तो बहुत सिंप्लीफाइड है। अगर फॉर्म में केवल इन्वेस्टमेंट के और वो चीजें हैं और कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, किसी भी प्रोफेशनल के पास आप जाएंगे तो आप फीस के बजाय आपका टैक्स ही बचेगा। इट इज ए दो रेजिम का ये हुआ है कि सडनली एक रातों रात चेंज लाने में बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। आज आप 1.5 लाख रुपए जब आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है अंडर 80C, तो आप करते क्या हैं? आप इंश्योरेंस खरीदते हैं, आप पेंशन में डालते हैं, आप जितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ सेविंग 80C में आते हैं
उससे कोई ना कोई तो इंडस्ट्री चल रही है ना। आप रातों रात बंद कर दोगे तो वो 1.5 लाख रुपया जो शायद LIC या दूसरी इंश्योरेंस कंपनीज में जा रहा था, टैक्स सेविंग फंड, म्यूचुअल फंड में जा रहा था, वो इंसेंटिव अगर हटा दोगे तो रातों रात वो बंद हो जाएंगे। तो शायद गवर्नमेंट ने ये सोचा कि हम धीरे धीरे ट्रांजिशन करते हैं, दोनों रजीम के चलाते हैं, जिसको जो ऑप्शन आए वो कर ले, जिसे जो समझ में आ जाए, जिसे जो समझ में आ जाए या जिसे जो मन हो वो चल ले। तो जो नए कंज्यूमर्स हैं, जो नए इनकम टैक्स पेयर्स हैं, स्पेशली द यंग एम्प्लॉयज जिन्होंने कभी HRA बेनिफिट लिया ही नहीं, कभी इंश्योरेंस लिया ही नहीं, तो उन्होंने शायद धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया। स्पेशली पीपल अंडर 10 लाख हैव ऑप्टेड फॉर दिस, पीपल अर्निंग अबव 10 लाख हैव ऑप्टेड फॉर द ओल्ड रिजीम, क्योंकि उनकी तो पुरानी EMI चल ही रही थी। होम लोन के अगेंस्ट अगर आपको मिल रहा था रिलीफ तो आप रातों रात तो बंद करोगे नहीं। तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, मेरे हिसाब से ये 2-3 साल में रिटायर हो जाएगी पुरानी स्कीम और परमानेंटली नई स्कीम में चले जाएंगे। बट आई मीन आई कम बैक टू सम अदर पॉइंट व्हिच वी वर टॉकिंग ऑफ कंजम्पशन लेड डिमांड इकोनॉमी। किसान को रिलीफ मिल गई थी, साल के 6,000 रुपए तो दे रही थी सरकार, ठीक है। इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिल रही थी, आत्मनिर्भर पैकेज से, PLI स्कीम से मिल रही थी। RBI के थ्रू उन्होंने लिक्विडिटी भी इनफ कर दी थी कि भाई अगर आपको फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्री के लिए कुछ लोन लेना है तो अब लिक्विडिटी है सिस्टम में, आप लोन लेके चल पड़िए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी? जब कंज्यूमर ही खर्चा नहीं कर रहा था, 6 महीने तक घर पे रहने के बाद कपड़ा कोई खरीद नहीं रहा था, या बाहर ये रेस्टोरेंट्स नहीं जा रहा है, होटल नहीं जा रहा है, फ्लाइट नहीं ले रहा है, तो पूरी ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री ठप हो गई थी, टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड गारमेंट्स इंडस्ट्री ठप हो गई थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा ये सारे सेक्टर्स खुलेंगे, बट अगर इसको एक्सेलरेट करना है तो शायद वो कंज्यूमर, वो मिडिल क्लास जिसकी आप बात कर रहे थे, अब उसकी भी बारी है रिलीफ की। शायद तो वो एक्सपेक्टेंसी है कि अगर आप कंज्यूमर के जेब में थोड़ा पैसा डालेंगे या उसको किसी तरह सेव करेंगे, एंड माय पर्सनल थिंग वुड बी कि आप 80C में 1.5 लाख का 2.5 लाख करेंगे तो वो थोड़े और बचा के कहीं और करेगा, खर्चा शायद ना करे। तो आपको अगर कंजम्पशन बढ़वानी है तो यू हैव टू फिगर आउट वेज कि उसके जेब में पैसे ज्यादा आए, जेब में आए, ताकि वो खर्चा करने का मन हो। बड़ा मुश्किल है, इट्स लीडिंग टू कैपिटलिज्म, बट शायद इकोनॉमी को उस टाइप की। अच्छा दीपक, इसमें एक बात कह दूं, बस शॉर्टली बोलूंगा कि मैंने इसीलिए कहा कि हम कंजम्पशन बेस्ड इंसेंटिव की बात कर रहे हैं, जिसमें कंजम्पशन के ऊपर इंसेंटिवाइज करें टैक्स स्लैब्स का। दूसरी बात यह है कि यह जो पेंट अप डिमांड की कई जगह बात कर रहे हैं, आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में मारुति और हुंडई के देखिए 3-3 साल के ऑर्डर बुक उनके कंप्लीटेड है, आज डिलीवरी नहीं मिल रही कारों की। ऑटोमोबाइल, IT, फार्मा, ये जो FMCG, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, सारी इंडस्ट्रीज के आप रिजल्ट देखिए, दे आर ह्यूजली बेनिफिटिंग। बेस मेटल के, स्टील, सीमेंट, प्लास्टिक, सारे। तो यह इकोनॉमी का बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी इंडिकेटर्स है, बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा दीपक, एक पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा कि अगर देखा जाए तो पिछले बहुत सालों से सरकारें सारी सैलरीड क्लास को टैक्स कर रही हैं, कभी उनको ज्यादा कर देती हैं, कभी उनके आंसू पोंछ देती हैं, कभी उनके आंसू ज्यादा कर देती हैं। वही जो 3-4 करोड़ लोग हैं वही टैक्स दे रहे हैं, उसी से सारी सरकार की योजनाएं चल रही हैं, मोर और लेस। डायरेक्ट टैक्स के मामले में, इनडायरेक्ट टैक्स में बहुत बड़ा कलेक्शन है, डायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट के मामले में क्यों सरकारें इसके बियॉन्ड नहीं सोच रही हैं? उसका जवाब तो सरकार दे, बट मेरा तो यही, क्या ऑब्जर्वेशन है आपका? मेरा ऑब्जर्वेशन सिर्फ यही है कि देखिए, उनके पास एक कंप्लायंट टैक्स पेयर है, एक डेटाबेस है, वो 7 करोड़ जो फाइल करते हैं और 3-4 करोड़ जो लोग लिटरली टैक्स भरते हैं, तो वो उनके साथ अपना एस्टिमेट बनाते हैं, क्योंकि हर कोई जब एस्टिमेट बनाता है तो उसके पास एक डेटाबेस तो है। बट GST के माध्यम से इन्होंने काफी ट्राई किया है कि इनडायरेक्ट टैक्स हर कोई भरे, हर ऑब्जेक्ट पे लगे, और वहां से कलेक्शन बढ़ के GST में आपकी बढ़ोतरी हो, ताकि आपकी वहां से भी इनकम बढ़े। बट कंजम्पशन जो इकोनॉमी है, जो वो कंज्यूमर क्लास और इनकम टैक्स रिटर्न पेइंग क्लास देती है, तो शायद जब हमारी इकोनॉमी अब सिर्फ इंटायरली मैन्युफैक्चरिंग लेड इकोनॉमी तो है नहीं, इंडिया की बहुत सर्विस क्लास और सर्विसेज लेड इकोनॉमी है, जिसको फ्यूल करने के लिए आई थिंक कंजम्पशन क्लास एंड द टैक्स पेइंग पीपल, उनको अब किसी तरह इंसेंटिवाइज करना है कि वो कंज्यूम करें और स्पेंड करें। गोपाल जी, क्या सरकार की योजना है ऐसा कुछ कि जो ये 3-4 करोड़ लोग हैं, इनके बियॉन्ड भी लोगों को टैक्स के घेरे में लाया जाए, जिससे इस वर्ग पे प्रेशर थोड़ा कम हो? देखिए, 2 चीजें सरकार की तरफ से हम योजनाएं बता रहे हैं।
पिछली बार जो टैक्स पेयर्स राइट चार्टर लाया था, क्या कारण है? बहुत से लोग कहते हैं कि टैक्स कंप्लायंस में आ गए या इसमें आ गए, तो एक कंप्लायंस और हैरासमेंट का इशू है। वर्चुअल ई असेसमेंट लाने के बाद ना असेसी को पता है कि कौन इनकम टैक्स ऑफिसर उसको असेस कर रहा है, ना इनकम टैक्स ऑफिसर को पता है कि किस असेसी का मैं तो करप्शन और हैरासमेंट और सब्जेक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो इसको जैसे ये इस्टेब्लिश हो जाएगा, या एक तरीके से लोगों के लिए हैरासमेंट खत्म हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि डेटा कोलोकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह सीबीडीटी यूज कर रहा है, और जैसे जैसे जीएसटी का नेटवर्क बढ़ रहा है, ट्रांजैक्शंस कैप्चर हो रही हैं, वह सारा है। और एक तीसरा उसमें एंगल आ रहा है डिजिटल पेमेंट की, ह्यूज 200% बढ़ा है सारे, चाहे आरटीजीएस का यूज करना है, एपीआई को यूज करना है, मोबाइल पे को यूज करना है, इनमें ह्यूज ट्रिमेंडस इंक्रीज हुआ है कोविड के कारण, और वैसे भी धीरे धीरे सरकार के पुश के कारण, सिंप्लीफिकेशन के कारण। तो यह तीनों के कारण डेटा कोलोकेशन सीबीडीटी के पास इतना स्ट्रांग हो गया है कि कंप्लायंस एकदम अगले साल से काफी बढ़ेगा। डायरेक्ट टैक्सेस का, इनडायरेक्ट टैक्स का तो जीएसटी में जैसा दीपक जी ने बढ़ाया बढ़ ही गया, डायरेक्ट टैक्स का भी लोगों को, और साथ में टैक्स स्लैब कम करके उस चीज को भी सरकार कर रही है। तो इस तरह से टैक्स कंप्लायंस बढ़ा के हम लोगों का उम्मीद है कि रिसोर्स जनरेशन बढ़ जाएगा काफी ज्यादा, और जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर कम बर्डन पड़ेगा, हमें डालने की ज्यादा जरूरत मतलब सरकार की सीसीटीवी आपके हर खर्चे पे है। हाँ। जैसे ही आपने 10,000 का लाइट का बिल भरा, मतलब साल के अगर आप 1,20,000 लाइट का बिल ही भर लेते हैं, हाँ। तो आपको क्या ही हक है कि आप साल की डिक्लेयर इनकम 3 लाख करें। हाँ। और वो सारा ऑटोमेटिक डेटा कोलोकेशन हो रहा है, फिर बाद में लोग ना कहें आपके माध्यम से, जो आपका परचेजिंग एक्सपेंडिचर का जो सारा डेटा है जीएसटी वगैरह से, वो आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में ऑटोमेटिकली 26 से आ रहा है इसमें, तो आपको ऑटोमेटिक डाटा टर्नओवर का सब आ रहा है। तो अब लोगों के लिए अच्छी बात है कि वो डिक्लेयर करें और ट्रांसपेरेंट, मतलब आने वाले समय में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टैक्स का बर्डन हर रेट वाइज कम होगा और स्प्रेड ज्यादा होगा। हाँ, आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंतजार कीजिए खबरों के पंचनामा के अगले एपिसोड का, क्योंकि यह हम रखते हैं हर खबर पे पैनी नजर। नमस्कार।